हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपकी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छठवां चैप्टर पढ़ लिया था विद्युत परिपथ में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सातवां चैप्टर। छठवां चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। सातवां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखना अपने पास। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कैसे अपने पास, जैसे आपने पहले कभी देखा होगा, सुना होगा, अपने पास किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बेसिकली आप देखते हो अपना पंखा चल रहा है, वो अपने पास विद्युत चुंबकीय प्रभाव से ही चलता है, क्योंकि धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबक उत्पन्न होती है और इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, पंखा घूम रहा है। तो इससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक ओरस्टेड ने अपना एक प्रयोग दिया था। ओरस्टेड साइंटिस्ट है, ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने प्रयोग दिया, एक धारावाही चालक लिया और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। धारावाही चालक को क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ये चालक है, तार है अपने पास, कौन सा, ए बी, कौन सा है, ए बी। इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक लगा दी दाब कुंजी। दाब कुंजी का नाम सुना ही होगा आपने, कभी नहीं सुना तो देख लेना। दाब कुंजी किसे कहते हैं, जैसे इसको दबाएंगे तो ये टच हो जाएगी, इससे ऑन हो जाएगी। जैसे अपने पास ये डोरबेल होती है, वो दाब कुंजी में आती है, या अपने पास जो हॉर्न्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, दाब कुंजी के ही आते हैं। जब इसमें अपने पास ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने एक रखी है कंपास सुई रखी है हमने। NS। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, है तो यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात घड़ी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। चुंबकीय जो कंपास है वो अविक्षेपित रहता है। क्या रहता है, ये अविक्षेपित रहता है। इसका मतलब जब इसके नीचे चुंबकीय क्षेत्र अब प्रेजेंट में नहीं है, इसके चारों ओर क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब बात करते हैं जब इसमें धारा प्रवाहित करे, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो देखो इधर, ये डायरेक्शन आ गई अपने पास, धारा प्रवाह की ये डायरेक्शन आ गई। तो अब अपने पास क्या होगा, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर क्या होगा, अपने पास ए सिरा उठ जाएगा, यानी अपने पास अब की बार कंपास हुई है कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी सिरा ऊपर उठ जाएगा, SN। अगर इसकी डायरेक्शन बदल दी जाए, यानी कि यहाँ पे कर दिया जाए नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये। अब की बार सुई क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। अब की बार N ऊपर उठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी चालक में, ओरस्टेड का प्रयोग क्या बताता है, केवल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसमें। ओरस्टेड का प्रयोग ये बताता है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही ओरस्टेड प्रयोग का निष्कर्ष है। ओरस्टेड प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, वो देखो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही ओरस्टेड का प्रयोग है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है अपने पास, चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है।
यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हो गया, नाम मिला के दे दिया विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यानी चुंबकीय प्रभाव कैसा होगा। ये क्या है, किसे कहेंगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही क्या है, चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव है अपने पास। आई बात समझ में। किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। यही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ये पहले देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जब किसी क्षेत्र में स्थित आवेश या किसी क्षेत्र में गतिशील आवेश बल का अनुभव करे, क्या करे, बल का अनुभव करे और वहां पर चुंबक विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो। कोई भी गतिशील आवेश है और वो उस पर बल का अनुभव करे और वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है, तो अवश्य वहां कोई क्षेत्र होगा, उसे कहें, क्या कहेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। कोई गतिशील आवेश है, उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, परंतु विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो वहां पे कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, एक अपने पास दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो परमानेंट आपको ध्यान रखना है। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश अपने चारों ओर, स्थिर आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। एग्जाम में अधिकतर आता है ऐसा क्वेश्चन हर बार। स्थिर आवेश कौन सा, विद्युत क्षेत्र। नंबर 2, नियत वेग से गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र करेगा उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं त्वरित हो आवेश कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र ये अधिकतर अपने पास हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार पूछते हैं, कोई स्थिर आवेश अपने चारों कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। नियत वेग से गतिमान आवेश कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। त्वरित आवेश कौन सा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने पास। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आता है अपने पास बल। क्या आता है, बल। यदि कोई आवेश क्यों मान लो चाहे क्यों नोट मान लो, यदि कोई आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिमान हो तो, कोई आवेश क्यों है, कोई आवेश क्या है, क्यों है, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेग से गतिमान है, तो उस पर लगने वाला बल, तो
आवेश पर लगने वाला बल। तो आवेश पर लगने वाला बल F बराबर F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां पे हमने कौन सा गुणनफल लिया है? सदिश गुणनफल लिया है। सदिश गुणनफल क्यों लिया है? इसका रीजन ये है कि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। अदिश लेते तो दो सदिशों का गुणनफल क्या होता? अदिश प्राप्त होता, और जो अपने पास बल एक अदिश राशि प्राप्त हो जाती, जो बल अदिश राशि होती नहीं है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। कई जगह अपने पास जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, तो इसको हम लोरेंज बल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? लोरेंज बल भी बोल देते हैं। तो F वेक्टर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, सदिशों का सदिश गुणनफल। यहां पे एन कैप क्या है? एकांक सदिश। एन कैप क्या है यहां पे? एकांक सदिश। सदिश जिसकी दिशा v वेक्टर व b वेक्टर के तल के लंबवत क्या है? इन दोनों के तल के क्या है? लंबवत है एन कैप की डायरेक्शन। अब बात करते हैं जब थीटा बराबर अपने पास कितना हो? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो? थीटा बराबर 90 हो। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों परस्पर लंबवत हो। यानी कि क्या करें? कोई आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अपने पास 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो F वेक्टर मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती है, तो मैक्सिमम आ गई अपने पास। तो क्या हो गया? वी बी एन कैप हो गया। इसका परिमाण निकाल लूं तो क्या हो गया? F भी ले सकते हैं इसको, केवल हम F मैक्सिमम क्यू वी बी, क्यू वी बी। अब देखना इसकी एक डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं यहां पे, क्या हो जाएगा? यदि Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो तो क्या हो जाएगा? F मैक्सिमम बराबर B। जब कोई एकांक आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तब उस पर लगने वाला बल किसके बराबर? चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वो होता टेस्ला। क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। इसको कैपिटल टी से व्यक्त कर देते हैं। क्या होता है? टेस्ला होता है, और इसको कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। और इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, एक होता है गाउस। क्या होता है? गाउस। तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। क्या होता है? गाउस को जी से व्यक्त करते हैं। ये अपने पास इसके दो मात्रक बता दिए। तो अब अपने पास ये हो गई क्या? इसके
मात्रक हो गए, एक अपने पास गाउस हो गया जो सीजीएस पद्धति में बोल देते हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम अब जो अपना बाकी चैप्टर है जो पढ़े हैं उससे इतना कोई खास नहीं है, परंतु जब अब पढ़ रहे हैं बायो-सावर्ट नियम, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। बायो-सावर्ट नियम। तो ये दो साइंटिस्ट है, ये तो जीन बैक्टेरियड बायो था, एक सावर्ट साइंटिस्ट था, दोनों मिलकर एक नियम दिया, दोनों ने मिलकर एक नियम दिया। वो नियम क्या दिया? वो नियम ये दिया कि अपने पास किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, यानी गणना इन्होंने की। यानी किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना सर्वप्रथम बायो-सावर्ट ने की। इसलिए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, और जिस नियम को हम जानते हैं बायो-सावर्ट नियम से। बायो-सावर्ट ने धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना सर्वप्रथम बायो-सावर्ट ने की। इसलिए एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। अब एग्जाम में आप ये नहीं लिख सकते कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बायो-सावर्ट नियम क्या है। बायो-सावर्ट नियम क्या है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि बायो-सावर्ट ने धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना की, जिसे हम बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। नहीं लिख सकते। ये तो अपने पास बेसिक है कि इसको बायो-सावर्ट नियम से क्यों जाना जाता है, बायो-सावर्ट नियम से क्यों जाना जाता है, ये बताइए आपको पास। अब बायो-सावर्ट नियम है क्या, वो आप पढ़ेंगे। कोई अपने पास धारावाही चालक तार है, ये ले लो, हो गया। अब इसमें अपने पास क्या हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा क्या हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। एक अल्फांस ले लिया हमने यहाँ पे डीएल, कितना ले लिया ये डीएल, इसका मध्य बिंदु है ओ। पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बी वेक्टर ज्ञात करना है। इसकी लंबाई है और ये कोण बना रहा है कितना, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब आपकी बुक में एक साइड आपको क्रॉस मिलेगा और एक साइड में आपको क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। क्रॉस और डॉट का यहाँ पे बुक में क्या मतलब है वो देख लो अपने पास। कोई धारावाही चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो क्या आता है, क्रॉस आता है। जब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है तो क्या आता है, डॉट। तो इधर क्या आ गया, क्रॉस, और इधर लेते तो हम यहां पे क्या आता,
डॉट, वही एंगल थीटा रहेगा। तो अपने पास इसकी आवश्यकता नहीं है, अपने को देखना है कि ये दूरी r है, दूरी क्या है, r है। अब कागज के तल के लंबवत कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपके नहीं है। वैसे अपने पास ये मेरा हाथ है, दायां हाथ है, ये अपने पास सीधा अंगूठा हो गया, ये चालक तार हो गया, ये हो गया अपने पास चालक तार। तो सीधा अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को, और ये क्या हो गया, कागज का तल हो गया। तो देखना ये अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, वो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखना, तो ये इधर अपने पास मुड़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। और इधर घूमते हैं ऐसे घूम के, तो ये अंगुलियां बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी घूम के इधर, तो ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया। ये होता है अपने पास इसमें ये डॉट क्रॉस का, जिससे आपको अभी मतलब नहीं, आगे अपने पास देखेंगे इसी में आ जाएगा ये भी। अब देखते हैं क्या, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार बायो-सावर्ट नियम के अनुसार नंबर 1, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर ले लो, चाहे डीबी भी परिमाण में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो डीबी वेक्टर का मापांक ले लेंगे, परिमाण लेंगे, यानी कि डीबी भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है, ध्यान रखना। यानी जितनी धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा, पहली कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन में देखते हैं। अब ये मैं बाकी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्फांश के पाती होता है, समानुपाती होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल डीएल, इक्वेशन नंबर 2। देखना, एक तो इसमें देखो हमने क्या लिया, धारा ली, एक डीएल लिया, एक क्या लिया हमने, कोण भी लिया अभी। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, डीबी चालक तार व प्रेक्षण बिंदु P के मध्य की ज्या के समानुपाती होता है। यानी कि ये तो अपने पास क्या हो गया, धारावाही चालक तार हो गया, या अल्फांश ले लो, चाहे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फांश भी लिख सकते हैं, डीएल, डीएल अल्फांश डीएल के मध्य बने कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। तो क्या हो गया, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं चौथा, एक और लिखा है हमने आर, क्या लिखा है इसमें, आर। तो अल्फांश के
मध्य बिंदु व प्रेक्षण बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो dB प्रोपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r², समीकरण नंबर 4। तो देखो डायग्राम में 4 चीज लिखी थी हमने, धारा लिखी है, अल्फांस लिखा है, थीटा लिखा है और आर लिखा है। तो अपने पास क्या हो गया, धारा के समानुपाती, अल्फांस के समानुपाती, ज्या के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि आपको पता ही है कि दूरी ज्यादा होगी तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। इन तार के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 के संयोजन से, समीकरण 1, 2, 3, 4 के संयोजन से dB प्रोपोर्शनल क्या है, पहली कंडीशन I, दूसरी क्या है dl, तीसरी क्या है साइन थीटा, चौथी क्या है r²/r²। ये अपने पास हो गई। अब इसको समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट का उपयोग करेंगे, अपने पास। तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, इसमें k लगाएंगे। dB बराबर k I dl साइन थीटा अपॉन r²। यही क्या है, यही बायो सावर्ट नियम है। यही क्या है, बायो सावर्ट नियम है। अब बात करते हैं यहाँ पे k के बारे में। k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है, यहाँ पे k कांस्टेंट है और k की वैल्यू होती है μ0/4π, k नियतांक, k की वैल्यू होती है μ0/4π। यहाँ पे μ0 क्या है अपने पास, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की शीलता या चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 10 की पावर, टोटल की वैल्यू 10 की पावर -7। यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, टेस्ला मीटर। देखना यहीं से निकाल लेते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है अपने को मात्रक की। कैसे निकालेंगे, k बराबर, देखना एक बार, dB है, r ऊपर चला जाएगा r², I क्या जाएगा नीचे dl साइन थीटा। तो k dB का क्या हो गया, टेस्ला मीटर²। और एक I भी रह गया ना, I भी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा मीटर²। और एम्पियर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो क्या हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये मात्रक हो गया। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की क्या है, ये चुंबकशीलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, 4π × 10 की पावर -7। और मात्रक उल्टा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, उल्टा, एम्पियर TM यानी टेस्ला मीटर हो जाएगा मात्रक इसका। इसी के साथ में अपने पास
बायो-सावर्ट नियम कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में बायो-सावर्ट नियम आए तो आपको लिखना क्या है वो एक बार देखना है। बायो-सावर्ट नियम एग्जाम में आए तो क्या लिखना है वो देखो अपने पास। पहले क्या लिखोगे, ये अपने पास नियम बायो-सावर्ट ने दिया वगैरह वगैरह, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप ये 4 स्टेप है एक लाइन में लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे, किसी धारावाही चालक तार के कारण से, किसी धारावाही चालक तार के कारण से उसके चारों ओर या उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समान, प्रवाहित धारा अल्फांश और उसकी ज्या के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आई के समानुपाती, डीएल के समानुपाती और ज्या के समानुपाती, और प्रेक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो-सावर्ट नियम है। तो अपने पास इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि कितना लिखे। अब इसको हम डिफाइंड करें सदिश रूप में। बायो-सावर्ट नियम को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे वो एक बार आप देख सकते हो। तो सदिश रूप में लिखने के लिए अपने पास कोई ऐसा दिख रहा है जिसमें 2 सदिश राशियां हो। देखना ऊपर सदिश राशि है, नहीं। आई सदिश राशि है, नहीं। डीएल अल्फांश सदिश राशि है। साइन थीटा का भी सदिश नहीं होता। यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर तो अपने पास पहले परिमाण हो गया, तो इसका मतलब ये भी सदिश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एकांक सदिश का उपयोग कर लेंगे। वो किसके अनुदिश होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुदिश है, आर के अनुदिश। किसके अनुदिश है, आर के अनुदिश। तो हम एकांक सदिश कौन सा लेंगे, आर के लेंगे। तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे dB वेक्टर बराबर k I dl वेक्टर इंटू आर कैफ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आर कैप की वैल्यू भी क्या है, 1 है। आर कैप की वैल्यू भी क्या है, 1 है। या हम दूसरा तरीका और भी अपना सकते हैं। कैसे, कि ऊपर अपने पास ऊपर आर वेक्टर, नीचे भी क्या लिख दे, आर वेक्टर लिख दे। ऊपर भी आर वेक्टर और नीचे भी आर वेक्टर। तो अपने पास इससे यहाँ तो आर क्यूब हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मापांक ले लेंगे एन कैप का यहाँ पे यूज करके अपने पास। परंतु बेसिकली अपने को ये याद रखना है, यानी यहाँ पे आर कैप एकांक सदिश लेना है। के आई डीएल वेक्टर क्रॉस क्या, इसको उठा दो, सॉरी ये अगला लिख दिया, बस ये लिखना आपको। साइन थीटा का उपयोग नहीं करना क्योंकि साइन थीटा तो यहाँ से निकल जाएगा, इनके बीच में से क्रॉस मल्टीप्लाई से। कहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगा। ये बायो-सावर्ट नियम अपना कंप्लीट हुआ।